नहीं कोई ये भाषण नहीं दे रही हूँ, मुझे सवाल बात पूछ तो रही रखने हूँ। दीजिए पूरी। सवाल का जवाब दीजिए आप। अभी 2 मिनट में सब धो दूंगा आपको। सुनिए, आपको धो बदतमीजी देंगे मत अभी, आप करना। 2 मिनट रुकिए खाली। आप हमें बदतमीजी मेरे बोलने साथ मत दीजिए। करना, आसिफ वकार। दोस्तों, नागपुर वाले कांड में हमने आपको एक दिन पहले ही दिखाया कैसे हिंदुवादी संगठन से जुड़े हुए तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार क्या, वो हिरासत में लिया गया था, क्योंकि 24 घंटे भी नहीं बीते उनको जमानत मिल गई। जमानत सिर्फ उन्हीं को मिली है, उन मुसलमानों के लिए नहीं जिनको बार बार दंगाई, पत्थरबाज और ना जाने क्या क्या गोदी मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर बैठे 5-5 रुपल्ली के दिहाड़ी मजदूर कुछ भी बोल रहे थे, अनाप शनाप बोल रहे थे, उनको जमानत नहीं मिली है। यह खबर तो है ही। इसके साथ साथ मैं दिखाऊंगा महाराष्ट्र के एक और इलाके में कुछ ऐसे ही हालात बनाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं एक गोदी एंकर पर तमाशा करना बड़ा भारी पड़ गया। यकीन मानिए, जिस गेस्ट को बुलाकर मुसलमानों के नाम पर वो भड़काऊ बातें करने की कोशिश की जा रही थी, वो गेस्ट उस समय स्टूडियो में मौजूद नहीं था, वरना हाथापाई की नौबत आ जाती। लेकिन जो वीडियो में आपको दिखाऊंगा, आप उसे देखकर समझ जाएंगे कैसे पूरे के पूरे गोदी मीडिया पर के चेहरे पर कालिख पुत गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले वीडियो मैंने आपको एक दिन पहले दिखाई थी, आपने देखी ही होगी ये वीडियो। इसमें एक एक करके सबको बिठाया गया था गाड़ी में। तब भी मैंने कहा था कि देखिए किस तरीके से इन्हें ले जाया जा रहा है एक एक करके, और मुसलमानों को कैसे बाल पकड़कर खींच कर ले जाया जा रहा था, कॉलर पकड़कर खींच कर ले जा रहा था। यह माननीय और सम्माननीय तरीके से ऐसे गाड़ी में बिठाया जा रहा है जैसे इन्हें सीधे ले जाया जाएगा किसी बड़े आदमी के घर पर, संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के घर पर, और वहां पर इन्हें सम्मानित किया जाएगा। द मुस्लिम लिखता है कि महाराष्ट्र के नागपुर हिंसा भड़काने वाले हिंदुवादी संगठन के 8 आरोपियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 8 आरोपियों को 3000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी, जबकि इन्हीं आरोपियों ने एक धार्मिक चादर जलाई थी जिस पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया। लेकिन इन्हें आसानी से जमानत मिल जाती है। अब इसी को लेकर लोगों में नाराजगी और सवाल भी पूछे जा रहे हैं। क्या है, देखिए, जाकिर अली त्यागी लिखते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, दिल्ली दंगा, कोर्ट ने ऑटो ड्राइवर बब्बू की हत्या के मामले में 11 मुसलमानों को बरी किया। 8 हिंदुओं के खिलाफ हत्या के मामले में आरोप तय करते हुए कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों को उनके धर्म की वजह से निशाना बनाया गया। पुरानी खबर थी। यह दिल्ली दंगा का इसलिए दिखा रहा हूं कि कुछ ऐसा ही मिलता जुलता वहां पर भी था। जाकिर अली त्यागी लिखते हैं, दिल्ली दंगे मामले में बरी होते मुसलमान और दिल्ली पुलिस पर उठते गंभीर सवाल बताते हैं कि पुलिस ने असली दंगाइयों पर कार्रवाई न करके एक तरफा मुसलमानों को फंसाया। मृतक मुसलमानों के मामले में मुसलमानों को फंसाया, जबकि उनके कातिल हिंदू निकल रहे हैं। दिल्ली पुलिस दंगे के बाद अपनी शाख को खो चुकी है, जिस पर अब कोई भरोसा नहीं कर सकेगा। कोर्ट का आज का फैसला सराहनीय है, लेकिन यह भी लिखना नहीं छोड़ सकता हूं कि कोर्ट दबाव में काम कर रही है, नहीं तो तमाम मुसलमान अब तक रिहाई पा चुके होते, जैसे इस पूरे मसले में भी है। देखिए, एक तरफ यह हो रहा है और दूसरी तरफ यही किया जा रहा है। इसको लेकर द मुस्लिम स्पेस ने भी लिखा। फिर मैं नागपुर वाले पर आता हूं, क्योंकि ये दोनों मसले आप जाकर देखेंगे तो लमसम एक दूसरे से मिलते जुलते नजर आते हैं। दोनों ही जगह दंगे और दोनों ही जगह आप देखिए खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं। इसमें लिखा है, दूसरी और 51 मुस्लिम आरोपियों को 21 मार्च तक अदालत ने पुलिस रिमांड पर भेजा। नागपुर महाराष्ट्र, 2 हिंदुवादी दलों के 8 कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जिसने उनको जमानत दे दी। महाराष्ट्र पुलिस ने नागपुर में 2 हिंदुवादी दलों के पदाधिकारियों के खिलाफ औरंगाबाद में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर किए गए प्रदर्शन के दौरान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। अब मैं आपको बता रहा हूं है क्या, नागपुर में जो कुछ हुआ उसकी तारीख याद रखिएगा। इसलिए याद रखिएगा, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद आपको याद आएगा, आपको बताया जाएगा कि नागपुर मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें से कई लोग छोड़ दिए गए, बरी किए गए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पुलिस आनन फानन में जिस तरीके से कार्रवाई करती है उसका एक पूरा का पूरा सबूत दिल्ली दंगों के दौरान नजर आ चुका है, जो दिख चुका है। अब चलिए आपको दिलचस्प चीज दिखाने जा रहा हूं। इस दिलचस्प चीज को जरा गौर से देखिएगा। मैडम, कर लिया ना उन्होंने आज सरेंडर। अब अरे क्या करें? मैडम, आप अपना भाषण बाद में दीजिएगा, मुझे कहना तो दीजिए। नहीं कोई ये भाषण नहीं दे रही हूँ, मुझे सवाल बात पूछ तो रही रखने हूँ। दीजिए पूरी। सवाल का जवाब दीजिए आप। अभी 2 मिनट में सब धो दूंगा आपको। सुनिए, आपको धो बदतमीजी देंगे मत अभी। आप करना। 2 मिनट रुकिए खाली। आप हमें बदतमीजी मेरे बोलने साथ मत दीजिए। करना, आसिफ वकार। बदतमीजी तुम ना करना मुझसे। ठीक है, निकलो यहाँ से। तुम ना करना बदतमीजी मुझसे। निकलो यहाँ से, हटाओ इनको स्क्रीन से। बदतमीज कहीं की। बदतमीज, निकालो इनको स्क्रीन से यहाँ से बाहर।
बेशर्मी के हद है यहाँ पर। अब आप देखिए ये हालात पैदा हो गए। जब आप ऐसी स्थिति आप बनाते नजर आएंगे तो आपको यकीन आएगा। पहले मैं एक व्यक्तिगत बात आप सबको लोगों को यहां पर बता दूं, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने इनके साथ काम किया है और मैं आपको एक व्यक्तिगत बात बता रहा हूं पूरी। ये व्यक्तिगत तौर पर ऐसी नहीं है। रूबिका लियाकत एक अच्छी एंकर कैसी हैं वो आप सब लोग निर्णय लीजिएगा, लेकिन यकीनन बता रहा हूं कि आपको कैमरे के पीछे जब आप इनसे मुलाकात करने जाएंगे इनके मन में ऐसी चीजें आती ही नहीं है। ये यकीन बता रहा हूं। ये व्यक्तिगत तौर पर बहुत बेहतरीन तरीके से मिलती हैं, लेकिन क्या है ना, कैमरे के सामने जब आप बोलते हैं वो लोगों तक पहुंचता है। मैं पीछे क्या करता हूं, कैसे बोलता हूं, कैसा आदमी हूं, कैसा व्यक्ति हूं, क्या व्यक्तित्व है मेरा, वो शायद आप लोग ना जानते हो, लेकिन कैमरा ऑन होने के बाद मैं जो बोलता हूं वहीं तक आप मुझे देखते सुनते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये पता नहीं रूबिका लियाकत को जब जब मैं इस तरीके से देखता हूं, चीजें देखता हूं, तो यकीन मुझे विश्वास नहीं होता कि ये वही है जिनके साथ हम मिलते थे, बात होती थी। इसने सीनियर होने के बावजूद ये हमसे बहुत बेहतरीन तरीके से पेश आती थी। फिलहाल ये आपके सामने है, गोदी मीडिया का ये तरीका भी है, ये इसी तरीके से काम करते हैं। कविश अजीज लिखते हैं, अभी 2 मिनट में तुमको धो दूंगा। आसिम वकार की धुलाई के डर से रूबिका बाजी इतना डर गई कि सीधा बदतमीजी पर उतर आई। ये एक मसला निकल कर सामने आया। इस पर लिखते राजीव निगम चल हट बदतमीज। बताइए हालत हो गई है नेशनल एंकर की। ये एक चीज़ें भी निकल कर सामने आई। अब वारिस पठान ने कुछ लिखा है, पढ़िए। महाराष्ट्र के थाना डोंबिवली में क्या हुआ। बताए गए कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा आयोजित सभा में खुले मन से मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास की जा रही है, धमकी दी जा रही है, मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने की भी बात की जा रही है। यह बिल्कुल असंवैधानिक है। महाराष्ट्र डोंबिवली थाने इलाके में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। हमारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डीजीपी महाराष्ट्र, थाने सिटी पुलिस से मांग है कि इस बात का संज्ञान लें और फौरन इस पर कानूनी कार्रवाई करें। तो ये एक मांग की जा रही है। इधर दूसरा देखिए, उसी के से जुड़ी एक तस्वीर भी आई है, ये उसी वहीं की तस्वीर है। पांडुरंग नोट लिखते हैं, डोंबिवली के अल्पसंख्यकों की दुकान का बहिष्कार कीजिए। डोंबिवली में अल्पसंख्यकों के विरोध में आयोजित विरोध सभा में यह आह्वान किया गया है कि इनका कीजिए। यानी मतलब सोचिए, ऐसे ही बयानबाजी, ऐसी ही चीजों के जरिए उकसाया जाता है और उसके बाद कहते ना ये तो शरीफ है, ना जमानत देती जाए। विश्वजीत लिखते हैं, डोंबिवली के अल्पसंख्यकों की दुकान पर का बहिष्कार कीजिए। डोंबिवली में अल्पसंख्यकों के विरोध में आयोजित विरोध सभा से किया गया आयोजन। प्रतिमा महाआरती करेंगे। अल्पसंख्यकों की उद्दंडता बढ़ती जा रही है। पढ़िए साफ साफ लफ्जों में क्या लिखा है। उसके कारण हिंदुओं को आर्थिक बहिष्कार का हथियार उठाना पड़ रहा है। ये ध्यान में रखिए, भविष्य में इस बहिष्कार का संक्रमण पूरे महाराष्ट्र में फैल गया तो उसमें आश्चर्य कैसा, खुद ही बता रहे हैं आके। अब एक तस्वीर, इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा। इन तस्वीरों को इसलिए मैं गौर से दिखा रहा हूं क्योंकि इसमें कोई अब्दुल या खालिद नहीं है। कौन है? कृष्णकांत लिखते हैं, भारत के गद्दार हिंदुओं का पाकिस्तानी प्रेम। पहली फोटो में विकास कुमार है, कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जूनियर वर्क्स मैनेजर था ये पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट नेहा शर्मा को गोपनीय सूचनाएं भेज रहा था। यूपी एटीएस ने इसे गिरफ्तार किया। दूसरी फोटो में रविंद्र कुमार है, इसको 13 मार्च को आगरा से पकड़ा गया। ये फिरोजाबाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता था। ये भी नेहा शर्मा को गोपनीय सूचनाएं भेज रहा था। आपको ध्रुव सक्सेना याद है? वह तो बीजेपी आईटी सेल का सदस्य था और पूरे रैकेट बनाकर पाकिस्तान को सूचनाएं भेज रहा था। 2023 में डीआरडीओ का एक संघीय वैज्ञानिक पकड़ा गया था, नाम था प्रदीप कुरुलकर। वह भी एक पाकिस्तानी सुंदरी को गोपनीय जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, धनुष जैसी मिसाइलों की जानकारी भेज दी थी। अगर ये लोग मुसलमान होते तो पूरी कौम को गद्दार बताया जाता। हनी ट्रैप बहाना है, इन गद्दारों को देश बेचकर पैसा कमाना है। ये लोग इतने मासूम हैं कि सोशल मीडिया पर कोई सुरक्षा संबंधित जानकारी लेकर इनको पैसा देता है और ये समझ ही पाते हैं कि क्या हो रहा है। ये समझ ही नहीं पाते क्या हो रहा है। ये बिल्कुल सही बात है। अब आइए, एक महत्वपूर्ण बात अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, वो देवेंद्र फडणवीस, चूंकि फडणवीस है, फडणवीस शब्द आया कहां से, कौन सी कास्ट है, उस पर कुछ उन्होंने लिखा है। चलिए आपको एक मजेदार बात बताता हूं, फडणवीस शब्द कहां से आया। आपको आश्चर्य होगा कि ये फारसी के 2 शब्दों से बना है, फारसी से। खैर उर्दू वालों से इन्हें दिक्कत है, फारसी पे बाद में आएंगे ये लोग, लेकिन अभी उर्दू से दिक्कत है और ये पहचान भी नहीं पाते कौन सी उर्दू है कौन सी फारसी है। खैर ये लिखते हैं फंड प्लस नवीस। फंड का मतलब लिस्ट, सूची, नवीस यानी उसके एक्सपर्ट। ये लगभग वित्त मंत्री जैसा पद था, यानी फडणवीस वे थे जो सूचियां बनाते थे, बाद में ये पारिवारिक और जातीय नाम बन गया। ये एक पूरा खेल है, यानी कुछ भी हो, अलग अलग तरीके से अपनी अपनी दुकानें चलानी हैं। कुछ लोग कैमरे के सामने आकर खुद को सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी बताते हैं। कैमरे के पीछे कैसे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, उनका तो तमाशा आप आज लगातार रोजाना देखते ही हैं। कई लोग हैं जो हिंदुओं का समर्थन करने के नाम पर सिर्फ अपनी दुकान चलाते हैं, सिर्फ अपनी दुकान। नमस्कार। द लाइव टीवी
सच सबसे आगे।